हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम पास एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीईटी बीएड 2019 को कैसे क्रैक किया जाए, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, प्रश्नों को पढ़ने और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। इन सभी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। परंतु उस पे आगे जाने से पहले आपको इस सीईटी बीएड के बारे में थोड़ा समझा दूं। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि सीईटी का मतलब होता है कॉमन, या इसको कंबाइंड भी बोलते हैं बहुत जगह, कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट फॉर बैचलर ऑफ एजुकेशन 2019। इस एग्जाम का जो आयोजन है वो नालंदा खुला विश्वविद्यालय पटना द्वारा कराया जाता है। और इस विश्वविद्यालय का पता है तृतीय तल बिस्कोमान भवन, उत्तरी गांधी मैदान, पटना। यानी बिहार की राजधानी पटना के एक गांधी मैदान है, उसके उत्तरी भाग पे बिस्कोमान भवन में तीसरे मंजिल पे ये यूनिवर्सिटी है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद, इसको क्रैक करने के बाद आपको बिहार के कुल 15 विश्वविद्यालयों में नामांकन का रास्ता साफ हो जाता है। और ये 15 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं उनका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। जो भी विश्वविद्यालय में आप इच्छुक हो उसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, उसमें उसको प्राथमिकता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो जो लोग सामान्य तरीके से स्नातक है, यानी सामान्य विषयों से जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में, तो उन लोगों को 50% जो है मांगा जा रहा है न्यूनतम योग्यता। तो आपके स्नातक में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो लोग बीई और बीटेक वाले हैं उनसे 55% की मांगी गई है पर अंकों की। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो यह इसी साल 2019 के 21 जनवरी से भराना शुरू हुआ ये फॉर्म, और 20 फरवरी 2019 तक भरा जाना है। और इसका एग्ज़ाम का जो डेट है हमारा 10 मार्च 2019 रविवार को है। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसी को ध्यान में रखते हुए जो है हम ये वीडियो लाए हैं। और दूसरी बात जो है, ये जो एग्ज़ाम है किन किन शहरों में होने वाला है, तो बिहार के कुल 10 शहरों में ये एग्ज़ाम होने वाला है। और ये शहर बिहार के सभी इलाकों में फैले हुए हैं। उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य सभी बिहार के सभी जो प्रमुख शहर हैं उनको शामिल किया गया है एग्ज़ाम सेंटर के तौर पे। अगर हम आते हैं नेक्स्ट, प्रवेश परीक्षा का प्रारूप देख लेते हैं कि प्रारूप क्या रहने वाला है। तो मोटा मोटी मैं ये बात बता दूँ, इस सबको जब आप पढ़िएगा तो एक ही बात निकल के आएगा कि कुल 120 प्रश्न होंगे। सभी के सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप से होंगे। जो भी एग्ज़ाम का जो मोड होगा ऑफलाइन मोड होगा, यानी आपको ओएमआर शीट दिया जाएगा जिसमें आपको आंसर रंगना होगा, ऑप्शन रंगने होंगे। और 120 प्रश्न होंगे, सभी बहुवैकल्पिक यानी वस्तुनिष्ठ होंगे। 4 ऑप्शन वाले होंगे, कोई एक ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित होंगे, यानी कुल 120 अंकों का एग्जाम होगा। इसी में आपको मैं बता दूं कि इसका अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए, इसमें 5 तरह के विषयों से सवाल आते हैं। पहला है जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशन, जिससे 15 प्रश्न आते हैं और 15 अंकों के होते हैं। जनरल हिंदी से 15 प्रश्न, 15 अंकों के। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें रीजनिंग भी होता है, 25 प्रश्न, 25 अंकों के। इसमें जनरल अवेयरनेस यानी जीए भी होता है, 40 अंक, 40 प्रश्न, 40 अंकों के, यानी सबसे ज़्यादा जीए पूछा जाता है। और पांचवा है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, 25 प्रश्न, 25 अंकों के। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन प्रश्नों को हल करना है, सिलेबस क्या क्या है। अभी तो ये तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट वाइज आपको बस एग्जाम पैटर्न नज़र आ रहा है, किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन किस सेक्शन में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्वेश्चन कैसे आता है, इसकी चर्चा अभी हम आगे करते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि यदि आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे रखा है, उस लिंक को फॉलो कीजिए। वहाँ पे जो है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ भविष्य में यदि आप बीएड में एडमिशन लेते हैं तो कभी ना कभी
आपको टाइम पास एजुकेशन का हेल्प लेना ही पड़ेगा। चाहे हमारे वीडियोस को देख के हेल्प लीजिए या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो भी सूचनाएं आती है, जो पीडीएफ आती है, उसको डाउनलोड करके लीजिए। लेकिन आपको टाइम पास एजुकेशन के पास एक बार न एक बार ज़रूर आना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें। चलिए आगे आते हैं, अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा पिछले स्लाइड में कि अंग्रेजी से 15 प्रश्न 15 अंकों के आने वाले हैं। तो हमारा जो अंग्रेजी है जनरल इंग्लिश होगा, जिसमें कंप्रीहेंशन होगा। अब देखिए कंप्रीहेंशन में क्या होगा कि दो पैसेज होंगे और उन दोनों पैसेज में से कुल इतने तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला होगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। दूसरा है एंटोनिम्स या सैनोनिम्स हो सकते हैं, आइडम्स एंड फ्रेजेज हो सकते हैं, स्पेलिंग एरर हो सकता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो इतने तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ये सिलेबस है, बस यही सिलेबस है, ज़्यादा कोई ताम झाम इसमें नहीं है। ना ग्रामर वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, या कहने का मतलब ये नाउन प्रोनाउन वर्ब प्रीपोजिशन ये सब चीज़ें नहीं है, बहुत कम है। तो मेन चीज़ ये है। तो अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखते हैं, आपको स्पेलिंग पे पकड़ है, एडम्स एंड फ्रेजेस आपको पता है, एंटोनिम्स एंडोनिम्स पे आपने अच्छे से काम किया है, तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो एक प्रश्न मैं आपको रखता हूँ पिछले साल का, जो कि 15 जुलाई 2018 को आयोजित किया गया था, जो ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उसका प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो अंग्रेजी का क्वेश्चन है कैसे आता है। मैं आपको बता दूँ, दो पैसेज रहेंगे। पहला जो पैसेज होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे और दूसरा जो पैसेज होगा उसमें आपको कुल 5 प्रश्न होंगे। अब देखिए पहला जो पैसेज होगा और दूसरा पैसेज होगा, दोनों में से कोई पैसेज हो सकता है छोटा हो, कोई पैसेज हो सकता है बड़ा हो। ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है। अभी क्वेश्चन कैसे आता है, तो एक पैसेज दे दिया गया है, कोई कहानी या किसी भी बुक का या किसी भी आर्टिकल का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ डाल देगा, उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन नीचे दिए रहते हैं और इसी में आइटम्स एंड फ्रेजेस, साइनोनिम, एंटोनिम, ये सब चीज़ें देंगी। जो जो लोग एसएससी जेई या एसएससी सीजीएल एलडीसी बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं, उन्हें बेहतर पता है इस पैटर्न के बारे में, तो उन लोगों को तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो लोग पहली बार इस तरह का इंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि तरीका क्या होगा एग्जाम में क्वेश्चन लेने का और क्वेश्चन को करने का। तो देखिए तरीका बताता हूँ। मैं बस ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको अंग्रेजी का सामान्य जानकारी है, आप मोटा मोटी अर्थ निकाल सकते हैं किसी पैराग्राफ या लाइन को पढ़ के, तभी आप ये क्वेश्चन बना पाइएगा। जिनका अंग्रेजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एकदम जो है स्थिति खराब है, तो उनके लिए जो है कोई उपाय नहीं है, उन्हें तो फिर अपनी अंग्रेजी ठीक करनी होगी। तो यहाँ पे जो है ये जो प्रश्न आने वाले हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले एग्जाम में जाने के बाद आपको जितने भी प्रश्न है इस पैसेज से संबंधित, दसों के दसों प्रश्नों को पहले आराम से इत्मीनान से पढ़ लेना है। हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद फिर पैसेज पढ़ना है और तब अपने आप आपको पता चलेगा, जिस लाइन को आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा अरे इस लाइन का ही, इसी लाइन में कुछ शब्द ऐसे हैं जो उस प्रश्न में भी थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 9 को देखिए। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है हील 364, और यहाँ भी देखिए गौर से, यहाँ पे यहाँ हील्स 364। तो जैसे ही आप इस लाइन को पढ़ने आएंगे, जैसे ही शब्द पे ध्यान जाएगा, आपका ध्यान वहां जाएगा, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने कहीं पढ़ा है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 में ये शब्द आ चुका है। इससे फायदा क्या होगा कि आप उसी समय उसको जान जाएंगे कि ये लाइन हमें जो है क्वेश्चन बनवा के देगा, तो इसका अर्थ निकालेंगे और फटाक से जो है क्या करेंगे, वहां पे हम क्वेश्चन का आंसर पता कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पैसेज को बनाने का तरीका ये है कि पहले आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, फिर पैसेज पढ़िए। पहले पैसेज पढ़िएगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या है नहीं है, फिर दोबारा देखिएगा क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर करेंगे अरे ये वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, फिर दोबारा पैसेज पढ़ने जाएंगे। इस तरह से भागम भाग होगा, दिमाग जो है आपका परेशान हो जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर पैसेज पढ़िए, और जो जो शब्द क्वेश्चन में मिल रहे हैं उन उन शब्दों को जो है अंडरलाइन करते चलिए कलम से, और फिर बाद में ढूंढ ढूंढ के उन सबका आंसर खोज लीजिए।
ये तरीका होता है पैसे सॉल्व करने का। इस तरीके से अगर आपको बाय द वे अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं भी है, उसके बावजूद आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिन प्रश्नों का सीधा सीधा जवाब इसी पैसेज में छुपा हुआ रहता है। ठीक इसी पैसेज को पढ़ के बन जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एंटोनिम साइनोनिम्स होंगे, जैसे इसको देखिए, 1 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि ब्राइट शब्द का जो सबसे नजदीकी अर्थ वाला शब्द कौन सा है, यानी साइनोनिम्स के बारे में पूछ रहा है। ये जो ब्राइट शब्द है ये इसी पैसेज में एक लाइन में आया है, ठीक है, उसी को एक लाइन उठा के दे दिया, ये साइनोनिम्स है। तो जिन लोगों ने साइनोनिम्स एंटोनिम्स पे काम किया उन्हें फ़ायदा मिलेगा, और जिन्हें नहीं भी है वो लोग भी थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, नहीं आता है तो फिर आप अदर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, उसमें उलझिए मत, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। चलिए आगे और बताता हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा पैसेज भी है इसी तरह से। और एक और बात बता दूं कि पैसेज कोई बहुत बड़ा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, इतना रहता है कि बेसिक ट्रांसलेशन भी जिसको आता है ना वो भी इसको पढ़ के समझ सकता है। तो ये पैसेज है, फिर इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए, एक क्वेश्चन 10 नंबर देखिए कि डोनी वाज अ गुड बॉलर एंड अ गुड मैन इज अ सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए ग्रामर का भी कुछ कंसेप्ट छुपा दिया, यानी सेंटेंस इसी का है, ले गया आपको ग्रामर में। तो इस तरह के प्रश्न होंगे। तो देखिए पैसेज ये है, तो जिन लोगों की अंग्रेजी अच्छी नहीं है वो लोग भी ये टारगेट लेके चले कि चलो नहीं है ठीक है, 15 में से 6 से 7 क्वेश्चन तो सही सही बनाएंगे ही। और वो 6 से 7 क्वेश्चन कौन सा होगा, तो वो वे क्वेश्चन होंगे जिसका सीधा सीधा लिंक पैसे से जुड़ा होगा, उसमें कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, द रिफरेंस टू कैन एट लैंगडॉक एट हिल 364 सजेट्स। अब क्या है, इसको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये पैसेज से ही संबंधित क्वेश्चन है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो ये तो था हमारा अंग्रेजी का एग्जाम पैटर्न वगैरह कैसे क्या पूछता है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अदर एग्जाम पैटर्न को। आते हैं, दूसरा है हिंदी। हिंदी से 15 प्रश्न आएंगे, 15 अंकों के। किस किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है और किस क्षेत्र से आएंगे वो भी बताता हूँ। तो देखिए आपका प्रश्न आ सकता है संधि से और समास से। एकदम जान लीजिए, संधि और समास से पिछली बार बहुत प्रश्न आया था। उपसर्ग और प्रत्यय से, रस छंद अलंकार से, मुहावरों और लोकोक्तियों और या कहावतों से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के द्वारा इससे प्रश्न रह सकते हैं, गद्यांश से रह सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, व्याकरण और पर्यायवाची या विपरीतार्थक शब्द। अब इतने सारे इसमें दिए गए हैं। तो किया गया था कि पिछली बार सारा का सारा फोकस संधि समास और उपसर्ग प्रत्यय इन सब चीजों पे था, ठीक है। हो सकता है इस बार फोकस गद्यांश पे हो जाए, या व्याकरण पे हो जाए, या पर्यायवाची शब्दों पे हो जाए, या उपसर्ग प्रत्यय पे ज्यादा हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पिछली बार का प्रश्न। तो पिछली बार 2018 में जो प्रश्न आया था, देखिए हिंदी का प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए पहला है, देशभक्त किस तत्पुरुष समास का उदाहरण दे। देखिए समास से क्वेश्चन है, समास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए फिर संधि से क्वेश्चन पूछे गए थे, संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर संधि रूप से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर मैं और आपको बताता हूँ समास, समास देख रहे हैं समास, ठीक है। पर्यायवाची शब्द से भी ये क्वेश्चन है, इसमें और भी है। श्रृंगार रस से भी क्वेश्चन है, प्रत्यय से है, उपसर्ग से है। इसमें देखिए कितने तरह के जो है प्रश्न पूछे हैं। अब देखिए हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो हिंदी की तैयारी के लिए अगर इस बार गद्यांश दे दिया तो बहुत अच्छा है, गद्यांश पढ़ के जैसे अंग्रेजी में दिया गया था पैसेज वैसे ही हिंदी में अगर दे दिया तो कोई सोचना नहीं। लेकिन अगर वो नहीं दिया तो आप लोग जो है क्या कीजिएगा, जितने भी समास है, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, सभी की परिभाषा और सभी के उदाहरण को अच्छे से पढ़ के याद कर जाइएगा, ठीक है। दूसरा, संधि और संधि विच्छेद के जितने उदाहरण है उसको याद कर जाइएगा, और संधि और संधि विच्छेद के नियम पढ़ लीजिएगा। इसके लिए आप कोई 10वीं या 11वीं स्तर की, यानी मैट्रिक स्तर की कोई ग्रामर की किताब मार्केट में मिलती है, लेके उससे तैयारी कर सकते हैं। या जो भी गाइड ये वगैरह आप खरीदे होंगे सीईटी के तैयारी के लिए, उसमें भी ये सब चीज़ें दी गई होंगी, उसको अच्छे से पढ़ जाइएगा।
तो देखिए हिंदी में कुछ खास नहीं है, और हिंदी में आप टारगेट लेके चलिए, अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 15 में कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन तो आप कर ही के ही आओ सही सही। आगे मैं आपको अगला बताता हूँ रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का क्या पैटर्न रहने वाला है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखिए रीजनिंग में आपको जनरली लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से सवाल रहेंगे, और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, तो साइलोगिज्म से रहेंगे, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट से, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन से, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, डिराइविंग कंक्लूजन से, एसर्शन एंड रीजन। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, सभी के सभी लॉजिक्स पे डिपेंड है, निर्णय लेने की क्षमता पे, किसी चीज़ का बारे में सोचना, उसके बारे में निर्णय लेना, ये सब चीज़ें हैं, जैसे आर्गूमेंट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, है ना, रीजन, किसी चीज़ का कारण बताना, ये सब पे आधारित रीजनिंग के प्रश्न रह सकते हैं। तो ये थोड़ा टफ पार्ट होता है रीजनिंग का, ये है। दूसरा है पंच लाइन्स। नेक्स्ट है हमारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस पर टेस्ट है। कॉज एंड इफेक्ट एनालिटिकल रीजनिंग से रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर से, जितना भी ये लॉजिकल रीजनिंग देख रहे थे, इससे क्वेश्चन नहीं आया था पिछली बार, बहुत कम आया था। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह से ज़्यादा आया था। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन आपको। तो देखिए पहले यहाँ देखिए तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति से, यहाँ क्या किया गया था, एक आपको पढ़ने के लिए एक कुछ निर्देश दिया गया था, ठीक है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था ये, और ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन था। एक बार ध्यान से जिसने भी पढ़ के बनाया होगा, जो लोग रेलवे एसएससी का तैयारी करते हैं उनके लिए तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से बना लेंगे। पर जिन लोगों के लिए नया चीज़ है वो लोग थोड़ा ध्यान से देखें, और बहुत जल्द जो है इस पे भी हम लोग वीडियो लाएंगे कि CET BED से संबंधित कैसे क्वालिफाई करेंगे, कुछ चीज़ों को आपको हम बता देंगे ताकि आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन बना सकें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दे दिया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, निर्देश को पढ़ने के बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिया गया, 4 क्वेश्चन है, उसको पढ़ना है, बनाना था। जैसे इस वर्ष के वाद विवाद का विजेता कौन है। अब इसका जवाब आपको इस गद्यांश में या इस निर्देश में मिलेगा, जहाँ पे ये इसकी सारे आंसर छुपे हुए हैं। अब आपको खोज खोज के उसको बनाना है। डी का पति कौन है, सब इसी में है। अब नेक्स्ट है दूसरा है लुप्त संख्या। देखिए लुप्त संख्या से 2 प्रश्न आए थे पिछली बार, एक यहाँ है और एक लास्ट में मिलेगा आपको। लुप्त संख्या से भी प्रश्न आते हैं कि इस तरह से एक दे दिया, अब पूछा यहाँ व्हाट की जगह कौन सा संख्या आना चाहिए। इन दोनों का सहारा लेकर आप ये पता कीजिए कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जिससे यहाँ 78 यहाँ 65 आ रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए। उसी तरह से एक संख्या सीरीज दे दी गई। देखिए नंबर सीरीज से बहुत प्रश्न आए थे पिछली बार, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो इसको जो है, जिनका नंबर सीरीज अच्छा है वो लोग अच्छा कर सकते इस एग्जाम में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस बार भी वही पैटर्न दोहराया जाए, क्योंकि रीजनिंग में बहुत सारे क्षेत्र हैं, और भी क्षेत्रों में जो है जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि नंबर सीरीज तो रहता ही रहता है, किसी न किसी भी एग्जाम में जरूर रहता है। जहाँ भी रीजनिंग के एग्जाम होता है वहाँ नंबर सीरीज पसंदीदा क्वेश्चन में आते हैं। तो ये रहेगा। तो देखिए नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, बहुत इजी जी है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। गौर से देखिए, जैसे 29 का दोगुना करके 4 घटाएंगे तो आपको 54 मिलेगा, फिर 54 का दोगुना करके 5 घटाएंगे तो आपको 103 मिलेगा, फिर 103 का दोगुना करके 6 घटाएंगे तो आपको 200 मिलेगा। इसी तरह से आपको पता करना है कि व्हाट की जगह कौन सा संख्या आएगा। तो वही बात है, 393 का दोगुना करके जो घटाना होगा उसको घटाने के बाद जो आएगा, तो ये पैटर्न को आपको पकड़ना है। जैसे इसको देखिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब 125 होगा। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपका ये बन जाएगा। और एक और बात मैं बता दूं कि अगर आपसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं बनता, आप फंस जाते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उसमें फंसिए मत, समय मत बर्बाद कीजिए। एक क्वेश्चन के चक्कर में आप आने वाले 5-6 आसान क्वेश्चन बनाने का मौका गंवा देंगे। तो उलझिएगा मत, क्वेश्चंस को जो नहीं बने एकदम छोड़ के आगे बढ़ जाना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में सभी क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अगला है उसी तरह से देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। फिर आपका शब्द वाला कि कौन सा जो है सम और विषम शब्दों का जोड़ा है, उससे जो है निकाल के बताना है कि कौन जोड़ा जो है इन चारों जोड़ों में सबसे अलग है, चुनने वाला। फिर देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है।
फिर आपका जो है पजल है, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे कौन केवल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल एवं हॉकी खेलता है। देखिए कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, कौन फुटबॉल, ये जो है आपका पजल इसको कह सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं एक तरह से उसको हम लोग रखते हैं। ये मैथ में भी आप लोगों को पढ़ना है, इंटरसेक्शन और यूनियन वाला, तो वो उससे ये प्रश्न है। तो उस रीजनिंग के उस सेक्शन से है। इस पे मैं वीडियो लाऊंगा, या अगली वीडियो में जब मैं इस सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन लाऊंगा तो वहाँ आपको अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, एक और निर्देश दिया गया है और कुछ प्रश्न दे दिए गए हैं, और उन प्रश्नों से जो है आपको इसको पता करना है। तो ये पजल पे क्वेश्चन है, पजल वाला है। इसको पढ़िए और उसको बताइए कि सबसे अधिक बॉल किसके पास है, एक के पास कितनी बॉल है, यही सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा तो रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बेहतर है कि आप अंग्रेजी में अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और उसी तरह से देखिए, एक परिवार में 6 सदस्य है और ये सभी के बारे में कोई OR की बहन है, NR की माँ, इस तरह से एक डेटा दे दिया, और इसका उपयोग करके आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। जैसे M एवं Q की बेटी कौन है, इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए कितने हैं, 4-5 प्रश्न हैं। तो ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़िएगा। इस बार साइलोलिज्म से क्वेश्चन नहीं था, हो सकता है अगली बार साइलोलिज्म से क्वेश्चन आए, 2019 में साइलोलिज्म से क्वेश्चन आए, इसकी पूरी संभावना बनती है। फिर देखिए लुप्त संख्या है, और फिर नंबर सीरीज लास्ट में। तो ये रहा हमारा एग्जाम पैटर्न किसका, तो रीजनिंग का। अब आगे सामान्य जानकारी की बारे में बता दूं तो क्या प्रश्न आएगा, तो पहले इसका पैटर्न समझा देता हूँ। तो देखिए सामान्य जानकारी यानी जनरल अवेयरनेस का कैसा पैटर्न रहने वाला है, क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशल सामाजिक मुद्दे, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, 5 पंचवर्षीय योजनाएं, करेंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, इन सभी से मिला के प्रश्न आते हैं। और एकदम जो पैटर्न दिया है जस्ट उसी पैटर्न पे एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन आया था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ देखिए सामान्य जानकारी में, जैसे देखिए विज्ञान के क्वेश्चन है कि एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, मिसलेनियस से आ गया। और उसके बाद देखिए कि जहाँ तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है, पृथ्वी किसके बीच में आता है। अब ये प्रश्न आ गया, पानी कितने डिग्री पर उबलता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो विज्ञान से भी कुछ क्वेश्चन है, और नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। छोटी छोटी जानकारियों वाली क्वेश्चंस होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, अब ये क्वेश्चन पूछ दिया जीके से। देखिए ये जीके से अब बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और इस तरह से जो है बहुत सारे, जैसे म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग जीके में देश और उसकी राजधानी, देश और उसके रुपए का नाम, और साथ साथ जो है दिन और दिवस, ये 3 चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको जो है काफ़ी फायदा होगा। जैसे यहाँ देखिए, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाते हैं, आ गया क्वेश्चन, दिन और दिवस वाला। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है। देखिए जिक्के, अगर आप खाली जिक्के अच्छे से करके जाओगे ना तो आप 5-6 क्वेश्चन बना के आ जाओगे। जो आपको लूसेंट लास्ट में विविध करके मिल जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा, लंबा, छोटा, इस तरह के बहुत सारे मिलते हैं ना जीके के प्रश्न, वो सब करके जाओगे तो उससे भी बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की विषय वस्तु क्या थी, तो ये कब मनाया जाता है, ये ना पूछ के पूछ दिया विषय वस्तु क्या थी, तो ये करंट अफेयर्स से आ गया। तो देखिए करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स के लिए जो है आपको मैं बता दूं कि आप पिछले 2-3 महीने का करंट अफेयर्स कहीं इंटरनेट से या कहीं से भी करके जाइएगा, उससे भी क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ देखिए जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, चुने गए हैं। तभी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे दिए गए, तो आपको जो है करंट अफेयर्स भी थोड़ा देख कर जाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चंस है। और नेक्स्ट देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है। देखिए आ गया सबसे बड़ा, छोटा, लंबा वाला में से एक प्रश्न तो आना है। जीके से बहुत सारे क्वेश्चन है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, पॉलिटी का क्वेश्चन, BBI। जैसे राष्ट्रपति, एक चीज़ याद कर लीजिएगा पॉलिटी में कि राष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता है, प्रधानमंत्री को कौन करता है, लोकसभा के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मैंने सब बता दिया। ये इसी में से घुमा फिरा के प्रश्न आते रहते हैं, सब BBI प्रश्न है, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप जो है अच्छे से कहीं से पढ़ लीजिएगा,
क्वालिटी से देखकर, और नहीं तो मैं आगे एक वीडियो का सीरीज लाऊंगा इस पे, इसकी तैयारी मैं करा दूंगा। चूँकि 10 मार्च से एग्ज़ाम है, तो इधर हाल फिलहाल में मैं सोचूंगा कि इधर 5-6 दिन में जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपको कुछ बता दूंगा तरीका, जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो देखिए, इस तरह से कुछ आपके इतिहास से भी प्रश्न है। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न था जनरल अवेयरनेस का। आगे है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स। ये पेपर का ये वाला जो भाग है आपके लिए बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग, या यूं कहें कि लगभग लगभग सभी लोग इस चीज़ से अनजान है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी तो हर कोई पढ़ सकता है, बना सकता है, लेकिन ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन ऐसा सेक्शन है इसमें आपको लगेगा कि सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चुन के निकालना है, और ये काफ़ी चैलेंजिंग है। इसमें आपको 25 में अगर बनाने की क्षमता है, अच्छे से पकड़ है, तो 20 भी जा सकते हैं, या 25 में से हो सकता है 5 नंबर भी आ सकता है। तो इस सेक्शन पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आप हमेशा संशय में रहेंगे। बना लेंगे, उसके बावजूद आपके दिमाग में रहेगा अरे यार ये ऑप्शन सही है या गलत है। लेकिन बाकी के जो 3 सेक्शन है उन पे अगर अच्छे से काम कीजिएगा, और ये आपका कमज़ोर है, उसके बावजूद भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, इस सेक्शन का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता देता हूँ। तो जैसे देखिए, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल, यानी कहने का मतलब विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे होता है, उसकी आवश्यकता और उसके प्रभावों का वर्णन करने के लिए उससे संबंधित कुछ प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ छात्र संबंधी मुद्दे आ सकते हैं, जैसे छात्र शिक्षक का रिलेशन कैसा हो, उससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। मोटिवेशन यानी प्रेरणा, अनुशासन, नेतृत्व, इस सबसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। फिर है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, कि एक आदर्श शिक्षक से कैसा होना चाहिए, उससे संबंधित। एक प्रभावी शिक्षण से संबंधित, छात्रों को कैसे हैंडल करे क्लास में, उससे संबंधित। क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी कक्षा में संप्रेषण का क्या तरीका होना चाहिए, वो सब बातें। कहने का मतलब, आप अगर आप बीएड पढ़ोगे, या जो लोग भी बीएड पढ़े हैं वो लोग इसको देखते समझ जाएंगे, ये पूरा का पूरा बीएड में पढ़ना है, और बीएड से ही चुन चुन के कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ डाल दिया गया है। और ये सभी के सभी वे पॉइंट्स हैं जो सामान्य बीएड करने वाले हर व्यक्ति को जानना चाहिए। बीएड करने जा रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं क्या होती है, जैसे कि वाद विवाद, खेल, कुछ सांस्कृतिक कार्य गतिविधियाँ, ये सब चीज़ें। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल, यानी कि विद्यालयों में मानव संसाधन का प्रबंधन कैसे किया जाता है, और इसमें प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य, शिक्षक और गैर शैक्षिक स्टाफ्स की क्या भूमिका है, ये सब बातें। और फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे जो भौतिक वातावरण है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे, कि कैसे एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे पढ़ने पढ़ाने में सहायता मिले। यानी कहने का मतलब, ये जो पेपर है आपका एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद इसमें साइकोलॉजी के भी कुछ टेक्निक्स हैं, और लर्निंग टीचिंग, उससे संबंधित टॉपिक्स पे ये क्वेश्चंस इससे रहेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ क्वेश्चंस देख भी सकते हैं, जैसे शिक्षण अभिक्षमता जिसको बोलते हैं, तो इससे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन के नमूने दिखाता हूँ। जैसे सामाजिक विज्ञान एक अनिवार्य विषय है, अब इसमें एक ऑप्शन दे दिया कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। उसके बाद वर्ग कक्षा में अभिप्रेरणा की चाबी है, अभिप्रेरण है, उसकी चाबी है, उसकी चाबी कौन है, और क्या क्या है शिक्षक का व्यक्तित्व, वर्ग कक्षा में भावात्मक वातावरण, ये सब चीज़ें सब उसके सब आपको सही लगेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपको चुनना होगा। और ये पेपर का ये वाला भाग आपके लिए बहुत टफ रहने वाला है, तो थोड़ा सावधानी से इसे बनाइएगा। जिस क्वेश्चन पे आप नहीं हो कंफर्म कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो आंख मूंद के मत रंग दीजिएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, यदि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होगा तब तो सभी के सभी प्रश्न बना के आना चाहिए आपको। और यदि निगेटिव मार्किंग है तो मैं बोलूँगा इस सेक्शन में बहुत सावधानी से आपको प्रश्नों को हल करना चाहिए, नहीं तो निगेटिव कटने के कारण आप अपना मौका गंवा बैठेंगे। जैसे इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे सीखना डैश 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 पर निर्भर करता है, प्रतिभा पर, माता पिता की मनोवृत्ति पर, सहकर्मी मनोवृत्ति पर, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, सीखना सीखना का
प्रतिभा पर निर्भर करता है ये बात जमती नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रतिभाशाली आदमी ही सीखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि माता माता पिता की मनोवृत्ति ही बच्चे के सीखने में सहायक हो। सीखना तो बच्चे को है ना, तो माता पिता से क्या लेना देना। फिर दूसरा है सहकर्मी मनोवृत्ति। सहकर्मी मतलब जो साथ में जो पढ़ रहे हैं उसकी मनोवृत्ति से, तो उससे क्या लेना देना है। और इसमें बच गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक ऑप्शन नंबर ए जो है थोड़ा अच्छा लग रहा है, या नहीं तो ऑप्शन नंबर डी। अब इन दोनों में से कौन मारेंगे, तो जनरली डी ही सही होना चाहिए। क्योंकि सीखना जो है वो इन सब से बेहतर जो है वो जो सीखने वाला व्यक्ति है उस पर निर्भर करेगा। सीखना सीखने वाले पे ज़्यादा निर्भर करता है, अधिगमकर्ता या उसकी मनोवृत्ति पे ज़्यादा निर्भर करता है। तो ये सब चीज़ें इसमें इस तरह के प्रश्न आते हैं, आपको सोचना पड़ेगा, ऑप्शन छांटना आना चाहिए। कैसे किस ऑप्शन को छांटेंगे, कौन ऑप्शन होगा कौन नहीं होगा। ये जैसे कक्षा शिक्षण में रुचि बरकरार रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। श्यामपट्ट का सर्वाधिक उपयोग करना चाहिए। व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण। विभिन्न प्रकार की सहायक पठन सामग्री का व्यापक उपयोग। विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। और एक कक्षा रुचिकर बनाए रखने के लिए, ठीक है। अब कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाए रखना है तो श्यामपट्ट का सर्वाधिक उपयोग। अब श्यामपट्ट का जितना ज़्यादा उपयोग कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि कक्षा रुचिकर हो जाए, बच्चे बोर भी हो सकते हैं। आप लगेगा श्यामपट्ट पे लिखने तो बच्चे गपशप करने लगेंगे। नेक्स्ट है व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण दे। हाँ, ये चीज़ें चल सकती है, व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण देंगे तो उसका कुछ रुचि जगेगा उस पाठ्यक्रम में। अरे ये जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरे दैनिक जीवन से कहाँ से रिलेटेड है, एक रुचिकर होगा। दूसरा, विभिन्न प्रकार की सहायक पठन सामग्री का उपयोग। ये भी करने से जो है रुचि बरकरार रखी जा सकती है। और दूसरा है विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अवसर देना। और ये, अब देखिए इसमें सभी के सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब इसमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसको चुनना होगा। तो इस पे मैं आगे चल के एक सीरीज लाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए और क्यों होना चाहिए उस पे, क्योंकि इसमें डिस्कस करूंगा तो बहुत लंबा खींच जाएगा वीडियो। तो अगले जो भी अंक हमारा जो वीडियो आने वाला है उसमें आएगा। इस मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगली बार जो वीडियो आएगा उसमें हम इसका आंसर लाएंगे और सोचेंगे कि और अधिक से अधिक आपका क्या सहायता कर सके हम, ताकि आप जो है इस एग्ज़ाम को निकालने में सक्षम हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में कुछ अन्य चीज़ों